तो द सॉलिटरी रीपर लिखने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे पहले तो शायर के बारे में डिस्कशन करते हैं 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट्स तक। MCQs में जो चीज़ें आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। कि विलियम वर्ड्सवर्थ, देखो 2 विलियम गुजरे हैं इसमें इंग्लिश पोइट्री के अंदर। एक एलिज़ाबेथन दौर के विलियम है और एक रोमांटिक विलियम है। एलिज़ाबेथन दौर के विलियम है विलियम शेक्सपियर, जो एलिज़ाबेथन एरा के सबसे बड़े शायर हैं, और रोमांटिक एरा में जो विलियम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ, जो रोमांटिक एरा के सबसे बड़े शायर हैं। ठीक है, रोमांटिक एरा में 4 बड़े शायर गुजरे हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पर्सी बायशे शेली और लॉर्ड बायरन। उनमें सबसे टॉप पे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। अगरचे जॉन कीट्स को होना चाहिए था, लेकिन जॉन कीट्स 26 साल की उम्र में वफात पा गए, इसकी वजह से वो टक्कर नहीं दे पाए विलियम वर्ड्सवर्थ को। वही हम पढ़ेंगे जब लाइन्स फ्रॉम इंडिवियन, तो उनकी कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, अल्फाज के अगर आप वर्ड्स को ही जाओ ना, अगर इसके नेम में, तो वर्ड्स एंड वर्थ, वर्ड्स मतलब अल्फाज और वर्थ मतलब कीमती। वर्ड्सवर्थ मतलब ऐसा शख्स जिसके बड़े कीमती अल्फाज थे, तो नाम में इनके जो है वो एक तरह से एक भारीपन झलकता है, हैवी नाम है इनका, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, फॉर द 4th टाइम इन योर लाइफ यू आर स्टडिंग दिस पोइट। और कोई ऐसा कोई शायर नहीं जिसको आपने इतना पढ़ा हो ज़िंदगी में। 4थी बार आप इस शायर को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा था क्लास 9th में, द डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ना आई वेंडर्ड लोनली एज द क्लाउड, वो वाली नज़म। ठीक है, सेकंड टाइम आपने इसको पढ़ा फर्स्ट टाइम में, पहली नज़म लूसी ग्रे। लूसी ग्रे, तो लूसी ग्रे जो कि एक ट्रेजिक स्टोरी थी, एक बायलाट था। ठीक है, थर्ड फिर आपने दोबारा फर्स्ट टाइम में ही पढ़ा, दैट इज सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। और 4th टाइम आज हम पढ़ेंगे इनको, दैट इज़ द सॉलिटरी रीपर। तो ऐसे कोई और शायर नहीं जिनको आपने 4 बार पढ़ो। ठीक है, द सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी मतलब होता है अकेली, लोनली। ठीक है, और रीपर के मतलब होता है फसल काटने वाला या फसल काटने वाली। द सॉलिटरी रीपर, अकेली फसल काटने वाली लड़की, दैट इज़ द सॉलिटरी रीपर। लिखने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का सबसे पहले तो एरा इनका है रोमांटिक एरा, और रोमांटिक एरा के शायर आप जानते हैं 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ब्यूटी एंड लव, लव एंड ब्यूटी के बारे में। और लव एंड ब्यूटी के बारे में क्या बताते हैं, इनकी परमानेंट नेचर के बारे में बताते हैं कि ये 2 जज्बात दायमी हैं, परमानेंट हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बार, इससे पहले मैंने शैली की जो पोम सुनाई थी आपको, उसमें भी बताया था। ठीक है, म्यूजिक पॉइंट फॉर फोर्सेस डाई के अंदर। सेकंड, इनका जो डेजिग्नेशन का जो ओहदा है वो है पोएट लॉरेट। किसी दौर में जो सबसे बड़ा शायर होता है ना, उसको हम पोएट लॉरेट कहते हैं। तो रोमांटिक एरा में पोएट लॉरेट कहलाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर ये एरा चेंज हो गया, तो अगला एरा जो है विक्टोरियन एरा, उसके अंदर पोएट लॉरेट बने कौन, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, जो कि यूलिसिस एक पोएम है जिन्होंने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि टाइटल क्या है इनका, मशहूर किस नाम से है भाई, पोएट ऑफ नेचर के नाम से मशहूर है, कुदरत के शायर, फितरत के शायर। क्योंकि ज़्यादातर अपनी शायरी में ये कुदरती खूबसूरती के बारे में, मनाज़िर के बारे में बताया करते थे। जैसे डैफोडिल्स के अंदर उन्होंने डैफोडिल्स फूलों को बताया, लूसी ग्रे के अंदर उसने एक जो खूबसूरत बच्ची लूसी ग्रे, उसके बारे में बताया। सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज के अंदर उन्होंने इंग्लैंड की खूबसूरती, लंदन सिटी की खूबसूरती के बारे में बताया। ठीक है, दैट्स वाई पोएट ऑफ नेचर इनको हम कहते हैं, कुदरत के शायर। वेंटरिंग पोइट भी कहलाते हैं ये, आवारा गर्द शायर, बेमकसद फिरते रहते हैं। और चलता फिरता शायर भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, चलता फिरता शायर भी कहते हैं, क्या कलम और पेज लेकर चलते रहते हैं, जहाँ कोई खूबसूरत चीज़ दिखाई दी उसके बारे में लिख देते हैं। जो डैफोडिल्स में ये था ना, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बेमकसद फिर रहा था बादलों की तरह, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। ठीक है, तो अचानक से उनको दिखाई दिए गोल्डन कलर के डैफोडिल्स। इस तरह क्लास फर्स्ट में लूसी ग्रे में क्या था कि व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड आई चांस टू सी एट द ब्रेक ऑफ द सॉलिटरी चाइल्ड, कि जब मैंने जंगल को पार किया तो मुझे मौका मिला एक अकेली बच्ची को देखने का। ठीक है, तो वो मर गई थी, उसके बाद उसकी रूह जो है वो घूम रही थी, आत्मा भटक रही थी जंगल में। फर्स्ट में पढ़ा था ना लूसी ग्रे उसके बारे में, तो वहाँ पर वो भी चलते फिरते उन्होंने लिखा। इसका सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज में भी चलते फिरते लिखा। सुबह उठ गए, उठने के बाद वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर खड़े होकर वहाँ से लंदन शहर का नज़ारा किया, और जो दिख गया वो लिख दिया। तो इसलिए हम उनको वेंडरिंग पोइट कहते हैं। यहाँ पर भी इस तरह के वेंडरिंग की ही एक सीन सिचुएशन है, जो जब मैं स्टार्ट करूँगा पोम तो बताऊँगा आपको क्या सीन है। ठीक है, दोनों समझ में आ गया होगा आपको, दोनों टाइटल्स इनके अलग अलग। उसके बाद पैदा कहाँ हुए थे, बर्थ प्लेस क्या थे, लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड, एंड लेक, और विलियम शेक्सपियर क्या बताया था, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, वहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, तो लेक डिस्ट्रिक्ट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज इन इंग्लैंड। याद रखो, क्लास में से पहले भी मैंने बताया था कि शायर जो है ना वो पैदा होता है, शायर बनता नहीं है। शायरी इंसान को ना एक
बाय बर्थ टैलेंट होता है एक इंसान के अंदर, ये इंसान सीखता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे विलियम शेक्सपियर, उन्होंने बीए के इंग्लिश फेल कर दिया, लेकिन सबसे बड़े शायर इंग्लिश के, क्योंकि शायरी करने के लिए सीखना नहीं पड़ता, वो आपको एक इनबॉर्न टैलेंट मिल जाता है और ज़्यादातर माहौल से मिल जाता है। ज़्यादातर जो लोग खूबसूरत जगहों में रहते हैं, खूबसूरत झीलों के सामने रहते हैं, जंगलात में या गांव देहात में इस तरह से, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे शायर होते हैं। क्यों? उनके चारों तरफ खूबसूरती होती है, ब्यूटी होती है। शहर के लोग इतने बड़े शायर नहीं बन पाते। तो यही विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, तो उन्होंने क्या किया था, वो कहाँ रहते थे? लेक डिस्ट्रिक्ट में, बहुत खूबसूरत था। उनके गाँव में एक झील भी था, ठीक है, तो वहीं रहते थे, वहीं बैठकर वो शायरी वगैरह लिखा करते थे। बिरसा में भी हमने पढ़ा था ना भाई, शालोती भटाई में क्लास 9th में, कि शालोती भटाई जिस माउंट में गए तो उसके सामने एक लेक था, तो वो लेक के पास जाया करते थे और कंपोज वर्सेस लिखा करते थे। क्लास 9 में शाह अब्दुल लतीफ़ चैप्टर में पढ़ा था ये, ठीक है। तो शायरी इस तरह से की जाती है, माहौल को देखकर शायरी होती है, ठीक है। तो ये इनकी, ये याद रखें MCQ के लिए कहाँ पैदा हुआ, लेक डिस्ट्रिक्ट में, बहुत शायद इंपॉर्टेंट बात है ये। डिस्टिंक्ट क्वालिटी क्या है इनकी शायरी के अंदर? हर हाइपरबोल, सबसे ज़्यादा हाइपरबोल का मतलब होता है एक्सेगरेशन ऑफ द फैक्ट्स, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया करते थे हर नज़म में। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर। डैफोडिल्स में 2 बार उन्होंने ऐसा किया। 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance। 10,000 फूलों को देखा मैंने एक ही झलक में, तो एक ही झलक में गिना कैसे? 10,000। यह हाइपरबोल हो गया, झूठी बात बयान कर दी गई, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। जो फूल थे वो कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। तो ये इनफाइनाइट कतार में तो कोई भी फूल नहीं फैल सकता, ठीक है, एक हद तक तो उसकी लिमिट होगी ना यकीनन। तो ये भी एक हाइपरबोल हो गया। लूसी गिरे के अंदर हाइपरबोल उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि वो लूसी गिरे मर के दोबारा जिंदा हो गई। तो ये भी एक हाइपरबोल, एक्सेजरेशन ऑफ द फैक्ट है। रियल में ऐसा नहीं होता कि इंसान मर जाए, मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर उसकी आत्मा भटकनी शुरू हो जाए। दैट इज़ हाइपरबोल। सोनेट के अंदर हाइपरबोल था, है ना? टेम्पल्स, थिएटर्स, डोम्स लाई ओपन एंड टू द फील्ड एंड टू द स्काई, कि चर्च की और टावर्स की और जितने भी मतलब डोम्स हैं, गुंबद, उन सब की ऊंचाई आसमान तक गई हुई है। तो आसमान तक तो बुर्ज खलीफा नहीं गया, तो उस दौर में वो कैसे जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब कि दिस इज़ आल्सो हाइपरबोल। इस चैप्टर में भी मैं आपको हाइपरबोल डिफरेंट जगहों पर दिखाऊंगा। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डिस्टिंक्ट क्वालिटी है कि शायरी के अंदर हाइपरबोल इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक डिफरेंट एग्जाम्पल से शो करके बता रहा हूँ कि रियल में ऐसे ही आपने जितना पढ़ा उसके लिहाज से, बाकी भी बड़ी शायरी इन्होंने की, उसमें भी लिखा होगा इस तरह से। इनके जो मेन शायरी के कलेक्शंस हैं, फेमस वर्क हैं, वो 2 हैं, लिरिकल बैलेट्स और द प्रील्यूड। लिरिकल बैलेट्स, और आपने जो डैफोडिल्स पढ़ा है, और आपने जो लूसी गिरे पढ़ा है, और जो सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज पढ़ा है, और सॉलिटरी रीपर जो आप पढ़ रही हैं, सब के सब इसी किताब से हैं, लिरिकल बैलेट्स हैं, ठीक है। एक ही किताब के अंदर सारी नज़में थी इनकी। और इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी तो पता है ना, ऑटोबायोग्राफी मतलब एक इंसान अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद ही लिख दिया, अगर आप बीती तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो उन्होंने एक नज़मिया सूरत में एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, दैट इज़ कॉल्ड द प्रील्यूड। ये MCQs में आ सकता है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है प्रील्यूड के नाम से। मज़हब क्या था इनका? अब रिलीजियस व्यूज़ पे भी बात करते हैं। स्टार्टिंग में क्रिश्चन थे, ईसाई थे, और आफ्टर दैट ही कन्वर्ट हो गए पैंथीस्ट में। अब ये आपने पहली बार सुना होगा पैंथीज़म। पैंथीज़म क्या चीज़ होती है? इन्हीं को हम लोग नॉर्मली अपनी ज़बान में कहते हैं नेचुरलिस्ट, नेचरी जिनको हम कहते हैं, ठीक है। जो क्या बात करते हैं पैंथीस्ट, क्या कहते हैं? नेचर इज़ अ लिविंग गॉड। वो कुदरत को ही खुदा मानते हैं। ये जो फितरत है, कुदरत है, वही खुदा है। फितरत को ही गॉड कहते हैं कि भाई ये बारिश हो रही है और ये जो हवाएं चल रही हैं, जो झीलें हैं, ये सब खुदा है, ये सब गॉड है। दैट इज़ कॉल्ड, यस, दैट इज़ कॉल्ड नेचर के लिहाज से, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड, नहीं वो एक अलग है, वो मुसलमानों के अंदर भी है, थोड़ा बहुत पैंथीज़म मुसलमानों में भी है, कि हम कहते हैं कि कुदरत की चीज़ें जितनी भी हैं वो सब खुदा का मज़हर पेश करती हैं हमें। इसलिए कहते हैं सूरज चाँद को बुरा नहीं कहो, उनको गलत नहीं कहो। क्यों? क्योंकि सूरज चाँद में अल्लाह का अक्स, नूर का अक्स दिखाई देता है। तो वो तो थोड़ा सा पैंथीज़म तो इस्लाम के अंदर भी, लेकिन ये टोटली पैंथीस्ट थे। एक लिविंग क्रिएचर कंसिडर क्या करते थे नेचर को। ये हर शायरी में आप उनको देखोगे ना, जैसे कि डैफोडिल्स में देख लो, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ये एक लाइन थी ना, कि जो झील में लहरें नाच रही थी, लेकिन डैफोडिल्स भी नाचना शुरू कर दिए और उन्होंने नाचने में हरा दिया वेव्स को। तो डैफोडिल्स के फूल नाच नहीं सकते, तो उन्होंने एक तरह से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के अंदर जान डाल दी, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। सही है। सेम लूसी गिरे में भी देख लो, एक बच्ची मर गई थी और मरने के बाद नेचर का पार्ट बन गई, हवाओं में उसकी आवाज़ गूंजने लगी। पैंथीज़म इसी को हम कहते हैं, वरना मुसलमानों में ऐसा कोई रूल नहीं है, ना ही ईसाइयत के अंदर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज में भी लिखा उन्होंने, द सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। शहर ने ऐसा लगता है कपड़े की तरह पहन लिया सुबह की खूबसूरती को। दैट इज़ आल्सो पर्सनिफिकेशन। तो इसलिए फितरत की चीज़ों में ये जान डाल देते थे, और वो कहते थे वो चीज़ वाकई में लिविंग भी है। दैट इज़ पैंथीज़म, जो एक थोड़ा सा नेचुरलिस्ट है।
हमारे मशहूर नेचुरलिस्ट जो हैं वो मतलब हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में सर सैयद अहमद ख़ान आपको मिलते हैं पैंथीस्ट। स्टार्टिंग ना हो तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी, ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आफ्टर दैट नाउ आते हैं पोम के अंदर, द सॉलिटरी रीपर, अकेली फसल काटने वाली लड़की। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पहले इस पोम के टेक्निकल चीज़ों पर आते हैं। टेक्निकल बातों में बस एक चीज़ याद रखो, वो ये कि पहली बात तो ये एक बैलड, ठीक है, सो इट इज़ आल्सो आ बैलड, ये भी एक बैलड है, जैसे लूसी के एक बैलड था। क्योंकि जो लिखा गया है वो कहाँ से, लिरिकल बैलड से लिया गया ना, तो जाहिर सी बात है बैलड्स ही होंगे उसके अंदर। नेक्स्ट, इस पोम के अंदर जो सेलेबल्स हैं 8 सेलेबल्स हैं, हर लाइन में 8 सेलेबल्स हैं, सवाई चौथी लाइन के, हर लाइन में 8 सेलेबल मिलेंगे। तो तुम लोग गिन सकते हो, बी होल्ड हर सिंग गर्ल इन द फील्ड, गिन लो 8 हो रहे हैं। चलो फिर से गिनो अगली लाइन में, यॉन सॉलिटरी हाई लैंड लेस, ऑक्टा सेलेबल्ड है। एक फिर सुनो, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, ऑक्टा सेलेबल्ड है ये वाली लाइन भी, थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन नहीं मिलेगी आपको, फोर्थ लाइन आपको हेक्सा सेलेबल्ड मिलेगी। राइमिंग पैटर्न है, सुनो, स्टॉप हेयर और जेंटली पास, हेक्सा सेलेबल्ड है, 6 सेलेबल आ गए। अब अगली लाइन में फिर ऑक्टा सेलेबल शुरू हो जाएगा। तो ये सारे लाइंस हर स्टैंजा के ऑक्टा सेलेबल्ड है, सिर्फ चौथी लाइन जो है वो हेक्सा सेलेबल्ड है 6 सेलेबल में। ये टेक्निकल बातें बता दी मैंने पोम की। अब स्टैंजास पे आते हैं, पहले आते हैं कि स्टोरी पर, कि कहानी क्या है। भाई विलियम शेक्सपियर एक वेंडरी, वो विलियम वर्ड्सवर्थ एक वेंडरिंग पोएट है, इंग्लैंड से निकले, स्कॉटलैंड गए घूमने फिरने के लिए, स्कॉटलैंड गए, इंग्लैंड में रहते हैं। इंग्लैंड के लोगों की ज़बान क्या है, इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, इंग्लिश है। गए वो स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड नॉर्थ का एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट में जाकर आता है, ठंडक ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर। स्कॉटलैंड में इंग्लिश बोली नहीं जाती, वहाँ पर एक अलग ज़बान बोलते थे, सेल्टिक लैंग्वेज। द इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने आपको लिखवाया था वो सेल्टिक लैंग्वेज। सेल्टिक लैंग्वेज के अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। तो स्कॉटलैंड में जो डायलेक्ट बोली जाती है वो है गायलिक, जैसे उर्दू है ना, उर्दू एक लैंग्वेज है, अब उर्दू के अंदर डायलेक्ट्स हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज, इंग्लिश के अंदर डायलेक्ट्स हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इस तरह से उर्दू है तो उसमें डायलेक्ट्स हैं। लालू खेती अलग है, लखनवी अलग है, नवाबी अलग है, बिहारी अलग है, ये सभी उर्दू है लेकिन अलग अंदाज से बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्टिक लैंग्वेज के डायलेक्ट बोलने वाले लोग स्कॉटलैंड में होते हैं। स्कॉटलैंड में बहुत और ऊपर जाओगे तो पहाड़ आ जाएंगे। इस जो इलाका कहलाता है हाईलैंड्स मतलब पहाड़ी इलाके। ठीक है, यहीं पर वो कहीं पर चढ़ रहे थे किसी पहाड़ पर इनमें से ना। अब 2 पहाड़ के बीच में एक घाटी होती है, एक वैली होती है, उसको वादी कहते हैं। तो उस पहाड़ पर जब वो चढ़ रहे थे तो उन्हें नीचे जो है वो आवाज़ आनी शुरू हुई, किसी के सॉन्ग की, किसी के गाने की, किसी के नगमे की। एक फसल काटने वाली लड़की थी जो कि क्या कह रही थी, सॉन्ग गा रही थी, गाना गुनगुना रही थी। उसी के सॉन्ग इतने ब्यूटीफुल लगा, इतना खूबसूरत लगा उनको कि उन्होंने पूरी नज़म लिखी उसकी आवाज़ पर, सॉलिटरी रीपर की आवाज़ पर। ठीक है, इसके बाद अच्छा और ऊपर जाओगे स्कॉटलैंड से समंदर आ जाएगा। इस समंदर का नाम मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूँ आप, दी आर्कटिक ओशियन। यस, बहरे मुंजमद शुमाली, शुमाल का जमा हुआ समंदर। ठीक है, और ऊपर जाओगे तो आ जाएंगे ये छोटे छोटे जजीरे हैं जो अनइनहेबिटेड है, मतलब यहाँ लोग नहीं रहते हैं, खाली बिल्कुल है, वीरान है। इसको हेब्रिडीज़ कहते हैं, बहुत सारे लाइन से ये हेब्रिडीज़, यहाँ कोई नहीं रहता, बर्फ़ जमी होती है यहाँ पर, सिर्फ ग्लेशियर्स होते हैं। और ऊपर जाओगे तो फिर आपको नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल रीजन। तो ये मैं बता रहा हूँ इंग्लैंड की थोड़ी सी ज्योग्राफी। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए ज्योग्राफी होनी चाहिए वरना आप नहीं पढ़ सकते। ओके, नाउ स्टार्टिंग, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, देखो उसे, बिहोल्ड मतलब देखो, देखो उसे, सिंगल इन द फील्ड, वो खेत में है अकेली, सिंगल मतलब अकेली और फील्ड मतलब खेत। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैंड, यॉन मतलब यॉन्डर, सामने, सामने है, सॉलिटरी अकेली, हाईलैंड मतलब पहाड़ी, लास, लास के मतलब होता है लड़की, लैड LED, लैड के मतलब होता है लड़का और लास के मतलब लड़की। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, सामने है अकेली पहाड़ी लड़की, रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, जो फसल काट रही है और गा रही है खुद से। स्टॉप हियर और जेंटली पास, या तो यहाँ रुक जाओ या नरमी से दबे पाँव यहाँ से गुजर जाओ। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ के मतलब वो बड़े गुस्सेले होते हैं कि भाई जो खूबसूरती की चीज़ है या खूबसूरत आवाज़ है तो उसको सुनो। जैसे उन्होंने उसमें कहा था ना सोनेट में, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, कि फजूल होगा, भद्दा होगा वो शख्स जो बिना इस सीन को, नज़ारे को देखे यहाँ से चला जाए।
वो लंदन सिटी की खूबसूरती के बारे में। यहाँ पे भी कह रहे हैं स्टॉप हेयर और जेंटली पास, या तो यहाँ रुक जाओ, मुसाफिरों से कह रहे हैं, या तो यहाँ रुक जाओ, सुनो इसकी आवाज़ को, ये जेंटली पास, ये दबे पाओ यहाँ से गुजर जाओ, मतलब यहाँ मतलब शोर शराबा नहीं करो, ठीक है, कि मुझे इस आवाज़ को सुनना है। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेले ही वो काटती है और बांधती है अनाज को। एंड सिंग्स अ मेलंकोली स्ट्रेन, मेलंकोली किसे कहते हैं? मेलंकोली का मतलब होता है उदास, गमगीन। यस, वो गाती है एक सैड सॉन्ग, एक उदास नगमा। ओ लिसन, अच्छा यहाँ पर ये क्या गा रही है वो नहीं समझ में आएगा इनको, चूँकि लैंग्वेज अलग है। वो गा रही है सेल्टिक लैंग्वेज में, लेकिन कभी कभार होता है सॉन्ग के मतलब के वर्डिंग से, या सॉन्ग के सिर्फ आप कह लो कि उसके अंदाज से, तर्ज से पता लग जाता है कि इस सॉन्ग में उदासी है, गमी है। तो वो कोई उदास नगमा गा रही थी। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, अरे सुनो, चूँकि वेल प्रोफाउंड, वेल मतलब वैली, प्रोफाउंड गहरी, और सुनो तो गहरी वादी इस ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, वो इस आवाज़ से गूंज रही है, इस लड़की की आवाज़ से। वादी में आवाज़ को गूंजती है, चूँकि चारों तरफ पहाड़ होते हैं ना, तो आवाज़ इको करती है, गूंजती है, ओवरफ्लो करती है। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ गया सबको? सेकंड स्टैंजा, अच्छा सेकंड स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंपेयरिंग द वॉइस ऑफ सॉलिटरी रीपर विथ टू बर्ड्स। पेपर में सवाल आता है ना कि बाय विच टू बर्ड्स विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंपेयरिंग द वॉइस ऑफ दैट सॉलिटरी रीपर, कि किन दो परिंदों के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो इस फसल काटने में लड़की की आवाज़ को कंपेयर करें, मवाजना कर रहे हैं। तो यहाँ इसका आंसर मिलेगा आपको। नो नाइटिंगेल डिड एवर शॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। नाइटिंगेल बुलबुल, बुलबुल की आवाज़ बड़ी मीठी होती है। कोई बुलबुल ऐसे नहीं चहचहाया होगा कभी, चौंट मतलब चहचहाना, ऐसे नहीं चहचहाया होगा। एंड मोर वेलकम नोट्स, और ज़्यादा इस्तकबाल वाले नगमे नहीं गाए होंगे उसने, टू वेरी बैंड्स, थके मांदे काफिलों के लिए, ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, उन मुसाफिरों के लिए जो किसी सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं। अमंग, हॉन्ट मतलब यहाँ दरख्त है। अमंग अरेबियन सैंड्स, सऊदी अरब के रेगिस्तानों के बीच में। अरेबियन सैंड्स, अरेबियन सैंड से मुराद यहाँ रेगिस्तान। अरेबियन सैंड सऊदी अरब का रेगिस्तान, जिसको रब्बुल खैल कहते हैं। जो सऊदी अरब का तो पूरा रेगिस्तान है, वो रब्बुल खैल कहलाता है, उसी की बात करें पहले। अच्छा, इसको डिस्क्रिप्शन बाद में दूंगा, पहले ट्रांसलेशन दोबारा सुनो, 4 लाइन की। कोई बुलबुल कभी ऐसे नहीं चहचहाया होगा और किसी थके मांदे काफिलों को उसने वेलकम नहीं किया होगा, वो मुसाफिर जो किसी सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं सऊदी अरब के रेगिस्तान में। ये मुसलमान तो है नहीं ये तो, लेकिन ये बात करें हज के बारे में बात कर रहे हैं। ये जिस दौर में आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले जब एरोप्लेन्स और ट्रेन्स नहीं थे, तो लोग ऊँटों में और घोड़ों में और काफिलों में जाया करते थे हज करने के लिए। 6-6 महीने लग जाया करते, 8-8 महीने लग जाया करते थे जाने में और वापस आने में। तो काफ़िले बनाकर 20-25 लोग, 40 लोग जाया करते थे। तो काफ़िले जब सऊदी अरब के रेगिस्तान में पहुंचते थे, तो रेगिस्तान तो बहुत गर्म होता है, तो वो रेगिस्तान में चलते चलते थक जाते थे। तो थकने के बाद वो बैठ जाते थे किसी एक दरख्त के नीचे। नखलिस्तान ओएसिस आता था ना, कोई नखलिस्तान ओएसिस मतलब रेगिस्तान के बीच में कोई दरख्त वरख्त लगे होते हैं, वहाँ जाकर दरख्त के नीचे जब वो बैठ जाते थे, तो उस दरख्त के ऊपर बैठी होती थी कोयल, वो एक बुलबुल, नाइटिंगेल। बुलबुल चहचहाती थी, जिससे लोगों की थकन दूर हो जाती थी। हाजियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जब वो बुलबुल बैठती थी तो थकन दूर हो जाती थी। लेकिन इस लड़की की जो आवाज़ है सॉलिटरी रीपर की, वो आवाज़ ज़्यादा अच्छी है उस नाइटिंगेल से, उस बुलबुल से, कि और ज़्यादा जो है वो आपके वेरी बैंड्स को या फिर थके मांदे काफिलों के थकन को दूर कर देगी। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हेयर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। एक आवाज़ जो इतनी दिल को छू लेने वाली है, थ्रिलिंग मतलब दिल लुभा देने वाली, दिल को छू लेने वाली। एक आवाज़ जो इतनी छू लेने वाली है, जो कभी नहीं सुनी गई बाहर के मौसम में कुकू बर्ड से। कुकू बर्ड मतलब कोयल। तो कोयल भी कभी ऐसी आवाज़ बाहर के मौसम में नहीं निकाली। कोयल जो परिंदा है, बाहर का मौसम आता है तो कोयल जो परिंदा है वो बाहर की आमद की खबर देता है। सुबह के वक्त जो है वो फिर कोयल की आवाज़ आती है, वो बड़ी मैसूर का ना, सुबह के 6-7 बज रहे होते हैं ना, 6 बज रहे होते हैं, 5 बज रहे होते हैं, उसमें आवाज़ आती है। तो वो एक ऐसी आवाज़ कोयल के कुकू जो होते हैं ना, दूर तक गूंजती है और बड़ा थ्रिलिंग एहसास होता है, उससे अलग सा बिल्कुल फील होता है। वो कह रहे हैं कि ये सॉलिटरी रीपर की आवाज़ इससे भी ज़्यादा थ्रिलिंग है, जो लड़की जो गा रही है, ठीक है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्देस्ट हेब्रिडीज, यहाँ आ गया हाइपरबोल। अब हाइपरबोल चेक करो, ये उसकी आवाज़ समंदर की खामोशी को तोड़ते हुए अमंग द फार्देस्ट हेब्रिडीज, दूर दराज हेब्रिडीज तक गूंज रही है।
मतलब वो यहाँ गा रही है आइलैंड में और उसकी आवाज़ दूर दराज हेब्रिटीज से गूंज रही है, मतलब गाड़ी यहाँ है तो हैदराबाद तक उसकी आवाज़ जा रही है गाने की। तो ये तो एक तरह से क्या हो गया, हाइपरबोल, ये हाइपरबोल हुआ, ठीक है। चूँकि शायरी इसलिए जो है वो इस्लाम के अंदर शायरी करना जो है गलत करार दिया गया है, चूँकि शायरी में झूठ बोला जाता है, हाइपरबोल होता है। तो अगर हाइपरबोल यूज़ करके आप शायरी कर रहे हो तो इस्लाम में ऐसे शायरी करना जायज़ नहीं है, बिना हाइपरबोल के आप कर सकते हैं। इस्लाम शायरी से मना नहीं करता, लेकिन इस तरह की चीज़ों से मना करता है, तो ये झूठ हो गया। फिर समझ गए मेरी बात को, इस तरह से। सेकंड स्टैंजा समझ में आया, दोनों से कंपैरिजन, नाइटिंगेल से और कुकू बर्ड से। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा वो गा क्या रही है। तो पेपर में सवाल है, इस लाइन को एक्सप्लेन करने कहा जाता है। क्यों? चूँकि विलियम वर्ड्सवर्थ उसकी आवाज़ तो सुन रहे हैं, लेकिन वो गा क्या रही है किस चीज़ के बारे में उनको नहीं पता, लैंग्वेज चेंज है। तो कभी कभार मतलब आवाज़ अच्छी लग जाती है, समझ में नहीं आता भाई डेस्पासिटो, तो डेस्पासिटो आप सुन लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा था वो पपीता और क्या करेला क्या बोल रहा होता है, लेकिन वो मज़ा आ रहा था सुनने में, म्यूज़िक अच्छी है या फिर ख़ास है, इस तरह से। तो जो भी है, तो इसके हवाले से क्या कि ये चीज़ के उसकी आवाज़ तो समझ में नहीं आ रही है विलियम वर्ड्सवर्थ को, लेकिन जो है वो उसको अच्छा लग रहा है। वो तो वही लोगों को पूछ रहा है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा गा क्या रही है ये। परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर सुनो, शायद कोई दुख भरा नगमा गा रही है। प्लेनेटिव मतलब दुख भरा, नंबर मतलब भी सॉन्ग, शायद कोई दुख भरा नगमा गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, पुराने नाखुश गुजरे हुई बातों के लिए, चीज़ों के लिए। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, लड़ाइयों के बारे में गा रही है। और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, या फिर ये कोई और मामूली सा नगमा गा रही है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो आजकल के मामलात के बारे में है। सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, कुछ कुदरती दुख, नुकसान या दर्द के बारे में गा रही है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो उसको वो नुकसान उसको पहुंच चुका है और शायद दोबारा पहुंचने वाला है। मतलब ओवरऑल इस स्टैंजा में पता लगा कि वो किसी गमगीन चीज़ के बारे में, अपने किसी नुकसान के बारे में कोई दुख भरी दास्तान सुना रही है, लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता। वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट थीम ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग बिकॉज ही इज सिंगिंग इन अदर लैंग्वेज। लास्ट स्टैंजा, यहाँ तो क्या मसला, नो इशू। वट एवर द थीम द मेडन सेइंग, जो भी मौजू था जो वो लड़की गा रही थी, मेडन से मुराद यहाँ लड़की, जो भी मौजू था जब वो लड़की गा रही थी। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लग रहा था जैसे उसके नगमे को, उसके गाने का अख्ताम ही कोई नहीं। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने देखा उसको गाते हुए जब वो काम कर रही थी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो दरांती से फसल को काट रही थी। दरांती देखा है ना, अरे जो मकई वाले के पास होता है, इस तरह से होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड सिकल। इसको सिकल कहते हैं, इसी को उर्दू में बोलते हैं दरांती। कम्युनिज्म का सिंबल भी ऐसा ही होता है। ये निशानी है फार्मर्स की। कम्युनिज्म की निशानी में दो चीज़ें हैं, एक ये बना हुआ है और उसके अलावा वहाँ पर इस तरह से एक हथौड़ी भी बनी हुई होती है ऐसे करके, हाँ ना, हैमर बना हुआ होता है। हैमर शो करता है इंडस्ट्रियल वर्कर को, इंडस्ट्रियल लेबर्स को, और ये जो सिकल शो करता है किसको, फार्मर्स को। तो दोनों ही लेबर्स हैं जो कि इस्तेसाल का शिकार है अमीरों के हाथों। तो कार्ल मार्क्स उन्हीं को कहा करता था, ओ लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, क्या है दुनिया के मेहनतकशों सब इत्तेहाद में आ जाओ, एक हो जाओ, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पूरी कम्युनिज्म की हिस्ट्री, हम पढ़ेंगे कहाँ पर, जो रिफ्लेक्शंस, बर्ट्रैंड रसल का जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, तो वहाँ बड़ा मज़ा आएगा। वट एवर द थीम द मेडन सेइंग, जो भी मौजू था जब वो लड़की गा रही थी। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लग रहा था उसकी नगमे को ख़त्म ही कोई नहीं। मैंने उसे देखा कि वो काम करते हुए गा रही थी और वो फसल को काट रही थी, वो झुककर जो है वो फसल को काट रही थी अपने सिकल से। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसे देखा बेहोश हरकत, खड़ा होकर मैं उसे देखता रहा। मैं मोशनलेस एंड स्टिल, बेहोश हरकत, खड़ा होकर मैं उसको देखता ही रहा। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब मैं ऊपर चढ़ा, मतलब जब मैं ऊपर गया पहाड़ी में, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, वो उस लड़की की मौसीकी को मैंने अपने दिल में महफूज कर लिया। एंड लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और बाद में बहुत वक्त गुजरने के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई, वो आवाज़ दोबारा नहीं आई। मतलब वो ऊपर चलते गए, आवाज़ धीमी होते गई, अभी तक तो हेब्रिटीज तक जा रही थी आवाज़ वो हाइपर बोलता, वो कह रहे लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, कि बहुत देर गुजरने के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। अब मैसेज यहाँ पर हमें क्या मिला, सेम जो हर रोमांटिक पोएट देते हैं, दैट इज़ द परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटी एंड लव। समझो लास्ट टाइम जो पोएम पढ़ी थी पर्सी बायशे शैली की, वो क्या थी
म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, कि जब मधुर आवाज़ें मर जाती हैं तो उनकी मौसीकी हमारे जहनों में इर्ताज पैदा करती है। तो वैसे वो लड़की की मौसीकी ख़त्म हो गई थी, आवाज़ आनी बंद भी हो गई थी ना, उसके बावजूद वो उसकी मौसीकी को कह रहे कि मैंने दिल में महफूज कर लिया था। सेम वैसे डैफोडिल्स में भी सेम यही चीज़ शो हुई थी, परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटी के बारे में। आखिरी स्टैंजा, फॉर ऑफ when in my kavach I lie in vacant or in pensive mode, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। कि अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा करता था, एक सोचो विचार किया, खाली होकर जब मैं जो है वो जब मैं लेटा करता था बेड पर, ठीक है, इन वैकेंट और पेंसिव मोड, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो डैफोडिल्स का नज़ारा मेरे जहनों में घूम जाता था, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये मेरे अकेलेपन की में एक नेमत जैसा था। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, उसके बाद मेरा दिल खुशी से भर जाता था और डैफोडिल्स के फूलों के साथ नाचना शुरू कर देता था। मतलब डैफोडिल्स के फूल चले गए दुनिया में, ख़त्म, मतलब नहीं थे ना, आंखों से उछल हो गए, लेकिन एक बार जो उन्होंने देख लिया तो उसकी खुशी, उसकी खूबसूरती उनके दिल में, उनके जहन में कायम रह गई। जैसे जॉन कीट्स कहता है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरत चीज़, चाहे वो खूबसूरत आवाज़ हो, वो खूबसूरत फ़र्द हो, उसकी खुशी हमेशा होती है, देर पा होती है। समझ में आ गया मैसेज?